हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विपणन शोध की विशिष्ट तकनीकें या फिर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मतलब जो विशिष्ट तकनीक है विपणन शोध करने के, वो जानेंगे क्या होता है। विपणन शोध क्या है? विपणन समस्याओं के समाधान में उपयोगी सूचना की प्राप्ति करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की एक प्रक्रिया है। यह सूचनाओं को विभिन्न पद्धति एवं तकनीकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो हम विपणन शोध यानी उसमें हम जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकालते हैं, या फिर समस्याओं को खोजना ही पहला तो रिसर्च होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च में पहले हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन जो है हम क्या कर रहे हैं, वो जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका प्रयोग करके करते हैं, या फिर विभिन्न पद्धतियों द्वारा जो करते हैं उसका सॉल्यूशन, वही कहलाता है क्या? विशिष्ट तकनीकें। अब भाई विशिष्ट तकनीकों को जानने के लिए उसकी विशेषताएं से हम समझते हैं उसके अर्थ को। तकनीकी की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, यह एक सुव्यवस्थित एवं वैध तरीका होता है, यानी एक लॉफुल और एक सुव्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक गैदरिंग है। हमने पढ़ा था जो रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च एक सुव्यवस्थित ढंग से हम जो और वैध तरीके से, एक लॉफुल तरीके से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वही क्या है? रिसर्च, वही टेक्निक। नेक्स्ट है, यह अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्य संकलन का तरीका है। या ये क्या करता है? विषय या समस्या से संबंधित सूचनाओं को या तथ्य को इकट्ठा करता है। उस इकट्ठा किए हुए तरीकों का अध्ययन करना ही क्या है? टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मतलब जो हम डाटा कलेक्शन के लिए जो तरीके यूज़ करते हैं उसका स्टडी करना। तीसरा है, यह पद्धति का ही अंग होता है, यानी यह मेथड का ही एक पार्ट है। मेथड में पढ़ते ना आप, ट्रेडिशनल मेथड, साइंटिफिक मेथड, वही है। जो साइंटिफिक मेथड है वही एक तरह से टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है। अगला है, इसका संबंध संपूर्ण शोध प्रक्रिया से ना होकर वहीं तक सीमित होता है जहां निर्भर योग्य लक्ष्यों, समकों एवं सूचनाओं की एकत्रित किया जाता है। ये क्या है? पूरे अध्ययन में यूज़ नहीं होता है मेथड्स। सिर्फ और सिर्फ जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर कुछ डाटा योग या तथ्यों को या फिर सूचनाओं को जो कलेक्ट करते हैं उसमें जो यूज़ किया जा रहा है टेक्निक्स, उसको कलेक्ट करने का टेक्निक्स, इसी में यूज़ होता है वो। पांचवा है, सभी शोध क्रियाओं में सामान्य तकनीक नहीं होती है। उद्देश्य एवं समस्या की प्रकृति के अनुसार अलग अलग शोध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भाई जो आपका शोध कार्य है वो क्या है? एक समान नहीं होता तो इसलिए उसमें समान तकनीकें भी यूज़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर समस्या का प्रकृति अलग अलग है। उद्देश्य और समस्या की प्रकृति सब क्या अलग अलग है, तो उसके हिसाब से हम शोध तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आखिरी है, तकनीकों में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ है, तकनीक्स है, वो समय समय पर परिवर्तन होता है। भाई ऐसा नहीं है, जब हमारे टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं, टेक्निक्स में क्यों नहीं। उदाहरण के लिए आप समझेंगे तो अगर उदाहरण से समझते हैं। प्रारंभ में अवलोकन का कार्य
मनुष्य द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यंत्र का भी उपयोग किया जाता है। अवलोकन यानी एनालाइज करने ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या पहले ह्यूमन को यूज़ करते थे। हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, अवलोकन करो, आप टेस्ट देखो कि वो सही है गलत, नियंत्रण करने के लिए। अब कई जगह अवलोकन के लिए क्या हो रहा है, मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये है टेक्निक। टेक्निक क्या है, मनुष्य के जगह अब क्या आ रहा है, टेक्निक आ रहा है। अगर आप पहले को चेक करेंगे तो पहले क्या था, पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, फ़ोन्स नहीं थे, हर काम को क्या है मनुष्य द्वारा या फिर कुछ हद तक जानवरों द्वारा किया जाता था। लेकिन अब हम भी एक तरह से ह्यूमन जो है क्या है, एक तरह से जानवर ही हैं भाई, उसको गलत मत लीजिएगा। हम भी क्या है, जानवर से ही मनुष्य बने। हमारी बुद्धि डेवलप्ड होते गई है, समय के अनुसार डेवलप्ड होते गई, तो हम मनुष्य की प्रवृत्ति में आ गए। तो वही चीज़ है कि समय के अनुसार टेक्निक्स में भी चेंजेस आता है कि अब जो जोड़ घटाव हम पहले पेपर जो आप क्या बोलते हैं लेखा जोखा बनाते थे, वो एक लेखा बुक में बनाते थे। अब क्या हो गया, हर चीज़ के लिए टेक्निक आ गया, अब उसके लिए सॉफ्टवेयर आ गया। आप अपने कंप्यूटर, पीसी, फ़ोन, जैसे आपको करंट में अगर बोलूँ तो क्या टैली आया है सबसे पहले अकाउंट को हैंडल करने के लिए, लेज़र्स बनाने के लिए, आपका फाइनेंशियल अकाउंट करने के लिए। धीरे धीरे अब क्या खाता बुक आया। एक अभी करंट में जो आप देखे होंगे बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है फ़ोन में, और कई बार टीवी में 1-2 बार आया है खाता बुक का। ये खाता बुक क्या है, जो आप क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ करते हैं शॉपकीपर्स से या किसी भी दुकान से, तो वहाँ पे आपका खाता बुक मेंटेन होता है। एक तरह से क्या है, कॉपी में मेंटेन करते हैं, अब उसको आप फ़ोन में भी मेंटेन कर सकते हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए जो आपका जितना भी फाइनेंशियली चीज़ है, आप वो एक बिज़नेस के लिए जो ऐप्स हैं बहुत सारे, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये सब नए परिवर्तन ही तो हुए। आपको चेंज करते करते आपके लिए नई नई टेक्निक्स लाई गई है आपको, और समय की बचत के साथ आपका एक बार आप इंस्टॉल करो उस चीज़ को और लाइफ टाइम आपके लिए हो जाएगा। नहीं तो पहले इसके लिए आप क्या था, एम्प्लॉयज़ रखते थे, एक तरह से ह्यूमन बॉडीज़ रखते थे इसके काम के लिए। अब वो ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी जगह क्या है, और उनकी जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, मशीन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यही है विपणन शोध में जो डिफरेंट तकनीक्स यूज़ की जा रही है। तो नेक्स्ट अब जानते हैं कुछ टाइप्स, तकनीक के टाइप्स कह सकती हूँ, या फिर कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता था, लेकिन अब उनके जगह किसको उपयोग कर रहे हैं, यंत्रों का। विज्ञापन शोध की अनेक तकनीकें हैं और नए नए तकनीक की खोज की भी जा रही है। भाई आप टेक्नोलॉजी है तो पहले कुछ तकनीक आई, अब उसको चेंज करके और तकनीक आ रहा है। तो जिसमें से हमको पढ़ना है प्रमुख विपणन शोध तकनीक है, उनमें से पहला है पैनल, दूसरा है उत्पाद परीक्षण, तीसरा है ब्रांड बैरोमीटर्स, चौथा है फुटकर दुकानों की संपत्ति सूची का अंकेक्षण, और पांचवा है प्रयोगशाला। तो सबसे पहले पैनल को जानते हैं। पैनल क्या है, पैनल आपके एक तरह से कह सकते हैं, चेन भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, पैनल है क्या चीज़। द पैनल टेक्निक्स इन्वॉल्व्स इंटरव्यूइंग द सेम ग्रुप ऑफ पीपल और ऑन 2 or more occasion. It is used primarily for studying change of behavior and attitudes. जो पैनल टेक्निक है वो एक तरह से क्या है, सेम ग्रुप के लोगों से दो से अधिक अवसरों पर उन्हीं पीपल से क्या करती है, इंटरव्यू के माध्यम से उनके बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर और उनके एटीट्यूड्स को की स्टडी करती है। पैनल तकनीक में 2 से अधिक अवसरों पर लोगों के एक ही समूह का
साक्षात्कार करना शामिल है। यह मुख्य रूप से व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन से है। जो इंग्लिश में था उसी का हिंदी है ये। भाई ये कब आया है? विपणन शोध तकनीक के रूप में पैनल आया था 1930 पैनल आया है 1930 में। ठीक, 1930 के बाद से इसका प्रयोग किया जाने लगा। विकसित जो राष्ट्र थे, मुख्यतः आप कह सकते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकांश व्यवसाय द्वारा पैनल तकनीक का प्रयोग होने लगा था। नेशनल कंज्यूमर पैनल या फिर शिकागो ट्रिब्यूनल पैनल, राष्ट्रीय उपभोक्ता पैनल और फिर ये टारगेट पैनल आदि, ये सब क्या है? विश्व प्रसिद्ध उपभोक्ता पैनल है जिनकी संख्या 10,000 परिवारों से भी अधिक है और जो नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की सूचना इनको भेजते हैं। मतलब जो पैनल एक तरह से क्या है? अलग अलग ग्रुप्स है जिनको आप कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजते हो, फिर वो उस इंफॉर्मेशन के बदले आपको फीडबैक देते हैं। पैनल के द्वारा सूचनाएं भेजी जाती है, उसके बाद फिर उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। पीटर एम चिसनाल के अनुसार पैनल सैंपल सर्वेक्षण का एक रूप है। मतलब जो सैंपल आप कलेक्ट करते हो उसका एक रूप है जिसमें एक या अधिक अवसरों पर तुलनात्मक समक या डाटा लिया जाता है। पैनल व्यक्तिगत, पारिवारिक या फर्म का बनाया जाता है और एक अवधि के उपरांत निरंतर सूचनाओं को प्राप्त करने की सुविधाजनक तरीका या पद्धति है। मतलब पैनल से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएं, लोगों से आपने फीडबैक लिया, वही है पैनल। वो आपको वो अलग अलग जो ग्रुप है वो अपना अपना राय बताती हैं, वही कहलाता है पैनल। पैनल की लाभ और हानि जानते हैं। पहला है लाभ, प्रवृत्ति या फिर प्रयोग आदि प्रवृत्तियों का आसानी से नियंत्रित स्थितियों में अवलोकन किया जा सकता है। यानी जो आपकी प्रवृत्ति है या फिर प्रयोग आदि है या फिर प्रवृत्तियों का आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उनकी स्थितियों को रिलेट कर सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो, वो कहलाता है। मतलब एक तरह से जो डाटा आपको चाहिए लोगों से, फिर वो अलग अलग आपने फीडबैक जो कलेक्ट किया है उसके अनुसार आप एक स्थिति को आंक सकते हो। दूसरा है पैनल सदस्य सामान्यतः सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं तथा पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हैं। पैनल के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं? आपके एक हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वो आपको जो भी सही और कंप्लीट सूचना है वो उपलब्ध कराते हैं। आप हर जगह मार्केट में जाके नहीं पता कर सकते, इसलिए जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं या जो सदस्य हैं, वो कोई फर्म के हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली हो सकता है या फिर व्यक्ति का समूह हो सकता है, कोई भी जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सही सूचना देंगे। तीसरा है विभिन्न समूह की प्रतिक्रियाओं के अनुपात में पैनल को विभाजित किया जाता है। भाई जो विभिन्न समूह हैं उनका जो फीडबैक आ रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, उस रेशियो के अनुसार उस पैनल को विभाजित किया जाता है और तैयार किया जाता है। उसके अनुसार जिसका फीडबैक जैसा है उसको उस ग्रुप में डाल दीजिए आप, और उसके हिसाब से उस ग्रुप से आप हमेशा फीडबैक लेते जाइए। अगला है पुनः स्मरण के व्यय को रोकने के लिए पैनल के सदस्य पहले ही समय लिया जा सकता है। जब भी आप जो पुनः स्मरण परीक्षण है, एक तरह से मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है या फिर उसमें होने वाले खर्चे को रोकना है, तो पैनल के सदस्य से पहले ही
उनसे के समय ही आप क्या है डाटा कलेक्ट कर लीजिए। आप जो पुनः स्मरण परीक्षण होता है उसमें आपको व्यय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों सदस्यों से पहले ही क्या है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। 5वां है एक अवधि के पश्चात व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसकी स्टडी की जाती है। जो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर्स थे अलग अलग लोगों के, उनकी अवधि को एक अवधि में अध्ययन किया जाता है। पैनल में क्योंकि अलग अलग लोग हैं उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस भी आते जाते हैं। तो एक कुछ अवधि के बाद जैसे एक हफ्ते हो सकता है या कुछ महीने के बाद आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते जाइए। भले आपका जो भी क्वेश्चनेयर है वो सेम है लेकिन समय अवधि आपकी अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है वार्तालाप। वार्तालापों को टेप में रिकॉर्ड किया जा सकता है तथा पुनः सुना जा सकता है। आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो यानी आज जितने भी आपके पैनल्स हैं उनसे जो भी आप कन्वर्सेशन किए हो, वार्तालाप किए, उसको आप रिकॉर्ड करो और उसको आप बार बार सुन सकते हो। सुनने से क्या जो आपको अवलोकन करना है उसमें आसानी हो सकता है। कई बार क्या होता है इतने सारे पैनल हैं, उस पैनल ने क्या किस पैनल ने क्या कहा वो आपको याद नहीं रहा तो आप उसको पुनः दोबारा सुन सकते हो। डिसएडवांटेजेस में पहला है पैनल में सहयोगी की इच्छा कुछ निश्चित विशेषताओं को व्यक्त करती है जो किसी सामग्री विशेष का कोई निश्चित या सत्य प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मतलब जो पैनल है उसमें जो सहयोगी हैं उनकी इच्छाएं क्या है अलग अलग हो सकती हैं और किसी की कुछ सबकी विशेषताएं क्या है निश्चित हैं और वो अलग अलग सामग्री के लिए अलग अलग हो सकती है। तो क्या है ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य प्रतिनिधित्व करें, यानी जो आपको कह रहे हैं वो ट्रू हो। भले आप उनसे फीडबैक चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सामग्री यूज़ ही नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है उस के लिए उस प्रोडक्ट के लिए उनकी कुछ और सोच हो। तो ये एक ड्रॉबैक है कि वो प्रतिनिधित्व ज़रूरी नहीं है कि सत्य करें, झूठ भी आपको कह सकते हैं आपके पैनल के सदस्य। नेक्स्ट है सामान्यतः पैनल को उदार बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसका आशय है कि साक्षात्कार एक विशेष प्रकार की स्थिति तथ्य को ही प्रकट करने हेतु बाध्य हो जाता है। भाई जो आपने पैनल बनाया है वो भले आपके लिए क्या हो क्या उदार हो या फिर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आपका इंटरव्यू है वो एक विशेष प्रकार की स्थिति या तथ्य पर ही वो क्या है बाध्य हो जाता है। आप उसके अलावा उनसे और कुछ जानना चाहो तो आप उनसे नहीं जान सकते हो। तीसरा है सदस्यों के बारे में यह कहना कठिन होता है कि उनमें सूचना देने की प्रवृत्ति बराबर बनी रहेगी। मतलब जो आपके सदस्य हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सूचना प्रदान कर सकते, कभी हो सकता है उनको कठिनाइयाँ हो कहने में। कई बार क्या होता है उनके प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ चीज़ अनुचित हो तो वो नहीं कह पाते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रवृत्तियाँ चेतना रूप से उत्पन्न होती है, अपेक्षाकृत अचेतना रूप से परिवर्तित होती है। अगर आपकी चेतना जाग रही है, आपका बिहेवियर मतलब कुल मिला के आप एकदम पॉजिटिव थिंकर हो तो आपकी प्रवृत्ति क्या है वो अलग अलग होगी। आपके रूप में मतलब उतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप जो कह रहे हो वो आप कंटिन्यू कहते रहोगे। लेकिन अपेक्षाकृत क्या होता है हमारा बिहेवियर कई बार हमारी एटीट्यूड क्या है चेंज होते रहती है, उस चेंजेस के साथ हमारी सोच भी चेंज होती है। तो ये है डिसएडवांटेजेस। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।